क्या आपने कभी सोचा है जिस मुगल सल्तनत की सेनाएं काबुल से लेकर दक्कन तक अजेय मानी जाती थी, जिस साम्राज्य के पास बेहिसाब दौलत थी, उस साम्राज्य के बादशाह अपनी शहजादियों की शादियां करने से क्यों कतराते थे? आखिर वो कौन सा डर था जिसने अकबर से लेकर औरंगजेब तक हर ताकतवर मुगल बादशाह को मजबूर कर दिया कि वो अपनी कई बेटियों को जीवन भर कुंवारा रखें? यह कहानी वो नहीं है कि किसी जालिम बादशाह ने अपनी बेटियों को कैद कर लिया और उनकी आज़ादी को छीन लिया, बल्कि ये कहानी है जियोपॉलिटिक्स की, सत्ता के लालच की और उस सर्वाइवल गेम की जिसमें एक छोटी सी गलती पूरे साम्राज्य को खत्म कर सकती थी। क्या अकबरनामा में वाकई बेटियों की शादी ना करने का कोई लिखित कानून था? क्या मुगल बादशाहों ने अपने तख्त को बचाने के लिए अपनी ही सगी बेटियों की खुशियों की बलि दी थी, या फिर बात कुछ और ही थी? ये सारी चीज़ें जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। मुगल इतिहास को उठाकर देखें तो एक पैटर्न दिखता है, जहां पर धीरे धीरे शहजादियों की शादियां होनी बंद हो गईं। खासकर अकबर के बाद तो ये शादियां एक तरह से रुक ही गई। इतिहास देखें तो ऐसा नहीं है कि हर मुगल शहजादी कुंवारी ही रह गई जीवन भर। बाबर की बेटी गुलबदन बेगम का निकाह उनके चचेरे भाई खिज्र ख्वाजा खान से हुआ था। ऐसे ही हुमायूं की बेटी बख्शी बेगम का पहला निकाह इब्राहिम मिर्जा से हुआ और उनकी मृत्यु के बाद मिर्जा शरफुद्दीन हुसैन से हुआ। यहाँ तक कि अकबर की सबसे बड़ी बेटी की शादी सफ़ी वंश के मिर्जा मुजफ्फर हुसैन से हुई थी, लेकिन इसके बाद अकबर ने अपनी दूसरी बेटियों को कुंवारा ही रखा। असल में ये चेंज रातों रात नहीं आया। कई लोग मानते हैं कि अकबर ने अपनी बेटियों की शादी पर कोई कड़ा या लिखित बैन लगा दिया था, लेकिन अगर हम अबुल फजल के अकबरनामा जैसे उस दौर के पर्शियन सोर्सेज को देखते हैं तो हमें ऐसा कोई फरमान या कोई कानून लिखा हुआ नहीं मिलता। ये कोई तानाशाही वाला फैसला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी धीरे धीरे पनपी डायनेस्टिक स्ट्रेटजी थी। जैसे जैसे मुगल खानाबदोशों की जिंदगी छोड़कर हिंदुस्तान में एक परमानेंट और एक ग्रैंड एम्पायर बना रहे थे, उन्हें सत्ता को बचाए रखने के लिए नए तरीके ईजाद करने पड़े, और यहीं से शुरू हुई शाही वंश और प्रतिष्ठा को एक हद में रखने की सोच। इस सोच ने शहजादियों की शादी वाली आज़ादी को छीन लिया। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों कि क्या मुगलों में अपनी शहजादियों की शादी ना करने का ट्रेंड भारत आने से पहले से चला आ रहा था, या फिर भारत आकर कुछ ऐसा हुआ कि शहजादियों की शादी होना बंद हो गई? इसे जानने के लिए थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा, जब मुगल हमारे देश में आए नहीं थे। मुगलों के पूर्वज यानी तैमूर और चंगेज़ खान के कबीलों में महिलाओं को महलों में कैद रखने का कोई रिवाज नहीं था। शुरुआती तुर्क और मंगोल समाज में महिलाएं उतनी ही आज़ाद थीं जितने मर्द थे। वो घुड़सवारी करती थी, जंग के मैदानों में जाती थी, और जब कबीले पर क्राइसिस आती थी तो ढाल बनकर खड़ी भी हो जाती थी। बाबर, जिसने भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी, वो अपनी आत्मकथा बाबरनामा में खुद इस बात का जिक्र करते हैं। जब वो फरगना में अपनी सत्ता को बचाने के लिए दर दर भटक रहे थे, तब उनकी दादी एहसान दौलत बेगम ने उसे ऐसी स्ट्रेटजीज बताई जिससे वो अपने दुश्मनों को हरा सका। इतना ही नहीं, बाबर की बड़ी बहन खानजादा बेगम की कहानी और भी ज़्यादा रोंगटे खड़ी करने वाली है। जब उज़्बेक लड़ाके शैबानी खान ने बाबर को चारों तरफ से घेर लिया, तब बाबर को अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसने अपनी सगी बहन खानजादा बेगम को शैबानी खान के पास छोड़ दिया। खानजादा ने सालों तक जबरन शादियां झेली, तलाक झेले, लेकिन जब वो 10 साल बाद वापस अपने सगे भाई से मिली तो उसे समाज ने या बाबर ने ठुकराया नहीं। बाबर की बहन को पाचा माकम यानी शाही परिवार का सबसे बड़ा दर्जा दिया गया। बाद में हुमायूं और उसके भाई कामरान के बीच सुलह करवाने के लिए इन्हीं खानजादा बेगम ने एक शानदार डिप्लोमेट की तरह काम भी किया। लेकिन सवाल उठता है कि जब मुगल महिलाओं को इतना सम्मान और बराबरी मिलती थी, तो भारत में ऐसा क्या हुआ कि उनकी शादी लगभग बंद हो गई? और क्या शादी के अलावा और भी ऐसी जगहें थीं जहां पर मुगल शहजादियों को बराबरी का दर्जा मिलना बंद हो गया था? बाबर और हुमायूं के बाद मुगल बादशाह अकबर ने 1556 में गद्दी संभाली। भारत में अपने पैर मजबूत करने के लिए अकबर ने राजपुताना और दूसरे रीजनल मुस्लिम शासकों के साथ रिश्ते बनाने शुरू किए। साल 1562 में जब आमेर के राजा भारमल ने अपनी बेटी हरखा बाई की शादी अकबर से करवाई, तो मुगल्स में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ।
मुगलों ने पॉलिटिकल अलायंस के लिए हिंदू और रीजनल राजाओं की बेटियों से शादी तो शुरू की, लेकिन अपनी बेटियां किसी को देने से कतराने लगे। सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर के पैट्रियार्कल साइकोलॉजी में बेटी देने वाले को हमेशा बेटी लेने वाले से छोटा और कमज़ोर माना जाता था। ये कहीं ना कहीं परंपरा आज भी चली आ रही है। आप अपने आसपास ज़रूर देखते होंगे, अगर ये फील करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मुगल बादशाह खुद को जिल्ले इलाही यानी धरती पर ईश्वर की परछाई मानते थे। अगर वो अपनी बेटी किसी राजपूत राजा या अपने ही किसी सूबेदार को दे देते तो इससे ऐसा माना जा सकता था कि उन्होंने उस राजा को अपने बराबर का दर्जा दे दिया। इसीलिए ये एक तरफा रिश्ता मुगलों के सुप्रीम होने का सिंबल बन गया। आप ऐसे समझो कि ये लगातार याद दिलाने वाला तरीका था कि तुम अभी भी हमारे अंडर हो और हमारे बराबर कभी नहीं हो सकते। मुगलों को यह डाउट जरूर रहता था कि कोई भी बाहरी रिश्ता दरबार के अंदर एक नई ताकत पैदा कर सकता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अगर किसी मुगल शहजादी की शादी किसी ताकतवर मनसबदार या सेनापति से होती तो वो रिश्ता एक अलग पावर सेंटर बन सकता था, जो किसी कमज़ोर मौके पर विद्रोह की वजह भी बन सकता था। शायद इसी वजह से जहांगीर और शाहजहां के दौर में शाही बेटियों की शादियां बहुत लिमिटेड रहीं, उन्हें महल के अंदर ही रखा गया। इससे हुआ यह कि शाही सत्ता का दायरा कंट्रोल में रहा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भाइयों के बीच गद्दी के लिए खूनी संघर्ष होते थे तो इन शहजादियों की वफादारी अक्सर अपने ही खानदान के अंदर रहती थी। जहां आरा बेगम ने दारा शिकोह का साथ दिया था उत्तराधिकार की लड़ाई के वक्त, जबकि रोशन आरा बेगम औरंगजेब के पक्ष में खड़ी रहीं। यानी उनकी भूमिका सिर्फ महलों तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि सत्ता की लड़ाई में भी उनका असर साफ दिखाई देता है। इसके अलावा इस परंपरा को एक धार्मिक और सामाजिक तर्क का भी सहारा दिया गया। इस्लाम में कुफू का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका मतलब होता है कि शादी ऐसे लोगों के बीच होनी चाहिए जो सोशल स्टेटस और ख़ानदान में एक दूसरे के करीब हों। मुगल खुद को तैमूर और चंगेज़ खान का वंशज मानते थे और इसी वजह से वो अपने रुतबे को बाकी सभी से ऊंचा समझते थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि इसी सोच के चलते उनके लिए बराबरी का रिश्ता ढूंढना आसान नहीं था। यूरोप से आए फ्रांसवा बर्नियर भी अपने लेखों में इसी तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि मुगल शहजादियों की शादी शायद इसलिए कम होती थी क्योंकि शाही खानदान अपने लिए बराबर का रिश्ता ढूंढना मुश्किल समझता था। तो एक तरह से ये सिर्फ धार्मिक नियम नहीं बल्कि सत्ता और प्रतिष्ठा का सवाल भी था। शाही परिवार अपने खून और अपने रुतबे को एक सीमित दायरे में ही रखना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि मुगल हरम की कई शहजादियाँ पूरी जिंदगी बिना शादी के ही रहीं, लेकिन महल के अंदर उनकी ताकत और उनकी पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है वो किसी आम बेगम से कम नहीं थी। अब अगर आपको लगता है कि हरम वो जगह है जहाँ बस नाच गाना हो रहा है, ऐशो आराम हो रहा है, महिलाएं सिर्फ राजा को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठी हैं, तो ये सारी इमेज काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों और यूरोपियन राइटर्स की गढ़ी हुई है। हरम को इतिहासकार अक्सर एक बहुत बड़ा ताकत का सेंटर मानते हैं जो पर्दे के पीछे से सिस्टम को अफेक्ट करता था। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि अकबर के टाइम तक हरम में सैकड़ों नहीं हज़ारों महिलाएं रहती थीं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मर्द नहीं हुआ करते थे। ये सिस्टम बड़े तौर पर महिलाओं और हिजड़ों या ख्वाजा सरा द्वारा ऑपरेट किया जाता था। इस हरम के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में भी अलग अलग पोस्ट और जिम्मेदारियां होती थी। सबसे ऊपर होती थी पातशाह बेगम जो एम्पायर की फर्स्ट लेडी होती थी। इनके पास अक्सर उजूक यानी शाही मुहर होती थी। कोई भी बड़ा फैसला या फरमान बिना इस मुहर के पास नहीं हो सकता था। इसी तरह एक पोस्ट होती थी हरम में महलदार जो पूरे हरम की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और बादशाह की सबसे बड़ी जासूस होती थी। महलदार इतनी ताकतवर होती थी कि वो शाही राजकुमारों तक को फटकार लगा सकती थी। इसी तरह हिसाब किताब रखने वाले के लिए तहवीलदार होती थी। यही नहीं, इतिहासकार हरम की सिक्योरिटी के लिए भी महिलाओं के होने की बात कहते हैं। जब बादशाह हरम के अंदर होता था तो उसकी सुरक्षा इन्हीं महिला गार्ड्स के हाथों में होती थी। इस माहौल में पली बढ़ी वो कुंवारी शहजादियाँ बेचारी या लाचारियाँ नहीं होती थी। रूबी लाल और अफशा बुखारी जैसे मॉडर्न इतिहासकारों की रिसर्च ये साबित करती है कि जब इन शहजादियों को शादी करके अपना घर बसाने और बच्चा पैदा करने के बेसिक हक से निकाल दिया गया तो उन्होंने अपनी इस एनर्जी को दूसरी जगहों पर मोड़ दिया। इन महिलाओं ने अपना सारा ध्यान सत्ता, राजनीति, बिजनेस और आर्किटेक्चर पर लगा दिया। वो पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया को नचाने का काम कर रही थी। शाहजहां की सबसे चहेती बेटी जहां आरा बेगम इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 1631 में जब उनकी मां मुमताज़ महल का निधन हुआ तो महज 17 साल की उम्र में जहां आरा को पातशाह बेगम बना दिया गया। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त उनकी सैलरी कितनी होती थी?
जहां आरा बेगम को सालाना 6 लाख रुपए का वजीफा मिलता था, शाहजहां ने इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। और जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उसने अपनी इन्हीं बड़ी बहन का वजीफा बढ़ाकर 17 लाख रुपए सालाना कर दिया। इसके अलावा मुगल साम्राज्य के सबसे अमीर बंदरगाह सूरत का बहुत बड़ा रेवेन्यू सीधे जहां आरा से जुड़ा हुआ था। आज के हिसाब से ये दौलत बिलियंस में होगी। जहां आरा अपने समय की सबसे अमीर महिलाओं में से एक थी। शहजादियां सिर्फ महल में बैठकर वजीफा नहीं खाती थी, वो प्रॉपर कॉरपोरेट बॉस की तरह बिजनेस करती थी। उनके पास खुद के बड़े बड़े पानी के जहाज थे। मुगल महारानियों का एक जहाज था रहीमी। इसका वजन 1200 टन से ज़्यादा था। ये जहाज मसाले, कपड़े और नील लेकर रेड सी यानी लाल सागर के बंदरगाह तक जाते थे। जहां आरा के डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सीधे ट्रेडिंग रिलेशंस थे। वो अपने खुद के निशान यानी शाही आदेश जारी करती थी। ब्रिटिश व्यापारी उन्हें रिश्वत और महंगे तोहफे देकर खुश करने की कोशिश करते थे ताकि उनका बिजनेस बिना किसी रुकावट के चलता रहे। लेकिन दोस्तों, जहां इतनी ताकत और मिस्ट्री हो वहां अफवाहें भी पनपती हैं। 17वीं सदी में जब फ्रांसुआ बर्नियर और निकोलाओ मनुची जैसे यूरोपियन यात्री और डॉक्टर भारत आए तो उन्हें हरम के अंदर जाने की सीधी इजाज़त नहीं थी। मनुची जैसे डॉक्टर्स को अगर किसी महिला का इलाज करने भी जाना होता था तो उनके सिर पर कपड़ा डाल दिया जाता था, क्योंकि ये यूरोपियन बाहरी थे। ये हरम के असली स्ट्रक्चर को कभी समझ नहीं पाए। इन्होंने बाजार की गॉसिप्स और अपनी ओरिएंटलिस्ट सोच को मिलाकर कई बातें बढ़ा चढ़ाकर और सनसनीखेज कहानियां यूरोप में बेची। बर्नियर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि शाहजहां और उसकी बेटी जहां आरा के बीच में शारीरिक संबंध थे और इसके लिए शाहजहां ने मुल्लाओं से फतवा भी लिया था। ऐसे ही इटालियन तोपची निकोलाई मनुची ने खुद बर्नियर की इन बातों को काउंटर किया है। मनुची ने लिखा है कि बर्नियर की ये बातें निचले तबके के लोगों की गपशप पर बेस्ड हैं। शाहजहां और जहां आरा का रिश्ता एक बहुत गहरे इमोशनल सपोर्ट का रिश्ता था, क्योंकि मुमताज़ की मौत के बाद जहां आरा ने ही एक माँ की तरह अपने पिता और अपने सभी भाइयों को संभालने का काम किया। लेकिन दोस्तों, टाइम हमेशा एक सा नहीं रहता। औरंगजेब का दौर आते आते इस नो मैरिज पॉलिसी में एक बहुत ही चालाकी भरा बदलाव किया गया। औरंगजेब पक्का सुन्नी और मुसलमान था और वो जानता था कि इस्लाम में जबरन उम्र भर कुंवारा रखने को सही नहीं माना गया। साथ ही उसके परिवार में राजनीतिक खतरे भी बहुत बढ़ रहे थे, तो उसने अपनी मजहबी सोच और जियोपॉलिटिकल चालाकी को मिलाकर एक नया रास्ता निकाला। औरंगजेब ने अपनी कुछ बेटियों और भतीजियों की शादी की, लेकिन ये शादी बाहर नहीं की बल्कि अपने ही उन भाइयों के बेटों से की जिन्हें उसने गद्दी की लड़ाई में हरवा कर मार डाला था। यह कदम सिर्फ एक चाल नहीं था, बल्कि धार्मिक नियमों, पारिवारिक संतुलन और राजनीतिक सुरक्षा, इन तीनों का एक कॉकटेल था। एग्जाम्पल के लिए औरंगजेब ने अपनी बेटी ज़ुब्तत उन निसा की शादी सिपहिर शिकोह से की। सिपहिर शिकोह कोई और नहीं बल्कि उसी दारा शिकोह का बेटा था जिसका सिर औरंगजेब ने कटवा दिया था। ये एक बहुत ही मैकियावेलियन चाल थी। ऐसा करके औरंगजेब ने अपने विरोधियों को काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में रखा। हालांकि इसके पीछे अलग अलग सिचुएशंस रही होंगी और साथ ही उसने अपनी प्योरिटी ऑफ ब्लड को भी सेव कर लिया। सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसने अपने दुश्मनों के बेटों को अपना दामाद बनाकर उनको पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया। इन दामादों के पास अपनी कोई सेना या जागीर तो थी नहीं, वो पूरी तरह से औरंगजेब के टुकड़ों पर पल रहे थे, इसीलिए बगावत का स्कोप काफ़ी कम हो गया। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि औरंगजेब की सभी बेटियों की किस्मत ऐसी नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी ज़ेबुन निसा की कहानी मुगल इतिहास की सबसे दर्दनाक और सिंबॉलिक कहानियों में से एक है। ज़ेबुन निसा एक इज्जतदार, इंटेलेक्चुअल और आलिम थी। उनके पास अपनी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। क्योंकि उन्हें शादी की इजाज़त नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सूफी रहस्यवाद और शायरी को अपना साथी बना लिया। मखफ़ी के नाम से वो बेहद दर्द भरी और बागी शायरियाँ लिखती थी। इनका लिखा हुआ दीवाने मखफ़ी आज भी मौजूद है। ज़ेबुन निसा की आज़ाद सोच औरंगज़ेब को कभी पसंद नहीं आई। जब 1681 में औरंगज़ेब के बेटे शहज़ादा अकबर ने अपने पिता के खिलाफ बगावत की तो ज़ेबुन निसा ने अपने भाई का साथ दिया। इसके बाद औरंगज़ेब ने जो किया वो मुग़ल क्रूरता की चरम सीमा थी। उसने अपनी ही सगी सबसे काबिल बेटी को सारी जायदाद से बेदखल कर दिया, उसका 4 लाख का वजीफ़ा रोक दिया और उसे दिल्ली के सलीमगढ़ किले में 20 साल के लिए कैद कर दिया। ज़ेबुन निसा आखिरी सांस तक वहीं कैद रहीं। उनकी शायरी उसी खामोश बगावत का सबूत है जो जलाना दीवारों के पीछे उबल रही थी। दूसरी तरफ इतनी बेतहाशा दौलत की मालकिन जहां आरा बेगम ने अपनी लाइफ के आखिरी दिनों को सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बायोग्राफी मुनिस अल अरवाह लिखने में बिता दी। सूफीवाद ने उनको वो आज़ादी दी जो मुगल साम्राज्य का प्रोटोकॉल नहीं दे सका। जब उनकी मौत हुई तो किसी ने भी उनके भव्य संगमरमर की मांग नहीं की। दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास उनका बहुत ही साधारण सा कब्र है जिस पर आज घास उग चुकी है। ये दुनिया की सबसे अमीर शहजादी की आखिरी आरामगाह है।
दोस्तों, मुगल शहजादियों के कुंवारे रहने का इतिहास महज कुछ महिलाओं के दमन की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस कीमत की जो ताकत हासिल करने और उसे बचाए रखने के लिए चुकानी पड़ती है। मुगल बादशाहों ने साम्राज्य को स्टेबल रखने के लिए ऐसी नीतियाँ अपनाई जिनका अक्सर उनकी बेटियों की पर्सनल लाइफ पर भी असर पड़ा। लेकिन उन महिलाओं ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने खालीपन को, अपनी इस घुटन को सोने चांदी, ट्रेड, राजनीति और कूटनीति से भर दिया। उन्होंने साबित किया कि सत्ता हमेशा तख्त पर बैठने वालों के पास नहीं होती। असली सत्ता कई बार पर्दे के पीछे खामोशी से फैसले लेने वाले उन हाथों में होती है जो कभी दुनिया के सामने नहीं आती। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुगल शहजादियों की जिनकी शादी नहीं हुई और क्यों शादी नहीं हुई, उसके पीछे का इतिहास। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।